हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के परीक्षा गुरु में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर लगातार नई नई किताबों का पूरा रिव्यू और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अब आज से जो स्टार्ट होने वाली है वो एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता। ये मस्ट किताब है अगर आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम देना है जीएस के लिए, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एसएससी में जो जीएस पूछी जाती है वो किसी के लेवल की नहीं। कोई कितना ही पढ़ के आया हो, कहीं से ही पढ़ के आया हो, उससे जीएस नहीं बनती। तो आज ये जो किताब है इसमें सारे प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर जो कि एसएससी में पूछे जा चुके हैं, और वही सवाल लगभग उसी पैटर्न पर रिपीट होते हैं। तो ये हम लोग किताब देखेंगे दोस्तों, ये हम लोग किताब देखने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है, देखो 2022 तक अपडेटेड है बिल्कुल। तो इसमें देखेंगे हम इतिहास सर्किट पूरे फैक्ट देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल किससे, इतिहास से। हम करंट अफेयर नहीं देखेंगे, करंट अफेयर का पुराना है। हम इतिहास शुरुआत करेंगे, जो भी पुराने एसएससी के एग्जाम से सवाल पूछे जा चुके हैं उनसे हम रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर करेंगे दोस्तों, एक एक फैक्ट्स। अब आपका एसएससी एग्जाम नहीं रुकेगा, सब कंप्लीट होगा। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा और शुरुआत करूंगा अपनी वीडियो की। बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे यही गुजारिश है दोस्तों, मैं आपके लिए इतना अच्छी अच्छी वीडियोस लाता हूं, तो आप वीडियोस को लाइक और कमेंट करिए। वीडियोस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए करिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब बहुत जल्दी कर लो, सब्सक्राइब जल्दी कर लो, क्योंकि अब आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लगातार आ रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये मस्ट किताब है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी लोग एसएससी के एग्जाम देते हैं उनको जीएस पता है कहाँ से आती है, तो इस बुक से मोस्टली आपकी जीएस फंस जाएगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक का जो सॉल्यूशन वो जरूर पढ़े, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम इतिहास इस जो पार्ट में है उसमें पहले इतिहास कवर करेंगे दोस्तों। पहले इतिहास कवर करेंगे, बाद में भूगोल, उसके बाद राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और विविध सारे कम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इतिहास। तो चलिए सीधे पहुँचते हैं इतिहास पे। कहाँ पहुँचते हैं? सीधे इतिहास पे पहुँचते हैं। तो यहाँ से हम अपने इतिहास की शुरुआत करेंगे दोस्तों। इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी के एग्जाम में, वो सारे प्रीवियस ईयर इसमें सम्मिलित है, ठीक है। कोई भी रिपीटेशन नहीं है, केवल एक फैक्ट एक ही बार है, जो कि बार बार रिपीटेशन आपको पता है एसएससी के एग्जाम में नॉर्मली वो होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इतिहास कवर करने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले फैक्ट्स के साथ। हमारा जो पहला फैक्ट है दोस्तों, वो प्राचीन इतिहास या सिंधु घाटी सभ्यता से है। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में से एक थे। ऑप्शन में से बनेगा तो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और भी बहुत सारे इसमें खोजकर्ता थे। जो हमने पहले हिस्ट्री की सीरीज चलाई थी उसमें हमने सारी चीज़ें, ये पूरा जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर चुका है। इसमें से जो प्रीवियस ईयर है वो देख रहे हैं हम एसएससी के, तो आप इसे प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। थ्योरी के लिए अगर आपको पढ़नी है तो हमारे चैनल पे ही हिस्ट्री की थ्योरी डली हुई है, वो आप जरूर देखिए, ठीक है, हिस्ट्री के। तो हमारे तीसरे फैक्ट पे है, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई? तो हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी था। 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो हड़प्पा था। वो प्राचीन भारत की बात करें, जब पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान एक थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 दयाराम साहनी। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई हुई थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो मिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के किस प्राचीन शहर किस नदी किनारे थे? सिंधु नदी तंत्र इसके किनारे थे। ऐसे देखा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ठीक है। ये ऐसा था। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। रिपीटेड भी लिखा है, रिपीटेड टू। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर था? तो रोपड़ सतलज के था। रोपड़ सतलज, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में, पंजाब में पड़ता है और ये सतलज नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो रोपड़ हम लोग देख चुके हैं, सतलज नदी के तट पर है, ठीक है। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर है? तो मांडा चिनाब पे है, जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरी जो बिंदु है, उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मांडा था। क्या था? मांडा। और दक्षिणी था दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मांडा कहाँ है? चिनाब नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता उस पुराने समय में, उस पुराने समय, ये बात है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की।
ईसा पूर्व की बात है ये। तब इतनी पानी की जो व्यवस्था थी बहुत ही बढ़िया थी, सिंचाई नहरें, मतलब नहरें वगैरह तो नहीं थी, लेकिन जो व्यवस्था थी, घर वगैरह बने थे, वो बहुत ही अच्छे पैटर्न में बनाए गए थे सोच समझ के। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई? तो सिंचाई नहरें नहीं थी, पानी का निकास बहुत बढ़िया था, नाली बनी हुई थी, ग्रिड पैटर्न में घर थे, है ना, पक्की ईंटों के घर भी मिले हैं, है ना। तो ऐसी चीजें थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर ब्लैंक्स अपना घर बनाते थे, तो पक्की ईंटों से घर बनाते थे, ठीक है, पक्की ईंटों के, समझो जब वैदिक काल आया तब कच्ची ईंटें से बनते थे, गोबर से पत्ते थे घर, ठीक है, लेकिन उससे पहले पक्की ईंटें कहाँ से बनाना सीखा उन्होंने, ये भी तो बात थी ना। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में ब्लैंक्स एक पालतू जानवर नहीं था, तो गाय नहीं थी। जब टेराकोटा के वो जो उसमें था छपाई हुई थी, तो उसमें गाय नहीं थी, ठीक है, बाकी सभी जानवर थे। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। कांस्य युगीन थे ना, कांस्य युगीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन तक, कॉपर एज, कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन। तो उस हिसाब से कांसा सबसे पहले मानव ने यूज किया। तो जो लोहे की खोज हुई वो 1000 ईस्वी के आसपास हुई थी, ठीक है, वो वैदिक काल में। हाँ, तो अगला जो मानव द्वारा प्रयोग की जाने पहली धातु हम पढ़ चुके हैं, तांबा थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा नहीं मिली थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहा हम लोग को आगे जाके वैदिक काल में मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और देवीनाथ। पशुपति शिव का भी दूसरा नाम है, क्योंकि विलोम शब्द की सीरीज चली उसमें हिंदी की सीरीज है पशुपति, हिंदी की सीरीज, मतलब हिंदी में भी पढ़ते हैं तो हिंदी की जो वीडियो चली है उनमें भी आप पढ़िए, उनमें आपको बताएगा पशुपति शिव का दूसरा नाम है, पर्यायवाची में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यह अभी भी अनिर्दिष्ट है, अपाठ्य है। लिपि तो है, लिखा तो गया है, लेकिन कोई उन्हें सही से पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, तो पढ़ नहीं पाया सही से, अभी भी अनिर्दिष्ट, अपाठ्य है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मोहर थी। मोहरें थी, वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाती। नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, ये गलत है। जानवरों का मांस मुख्य भोजन नहीं था। जौ मिले थे, ठीक है, गेहूं जौ वगैरह मिले थे उधर से, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगन से। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। और हमने देखा था अभी सतलज नदी के तट पर कौन था? तो रोपड़ था, सतलज नदी के तट पर रोपड़ था। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था महान स्नानागार। हड़प्पावासी थे, शहरी थे हड़प्पावासी। हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समतावादी, समानतावादी थे। उचित रूप से कैसे थे? समानतावादी थे हड़प्पावासी। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता? तो टेराकोटा की से बनाई जाती थी मोहरें। किससे? टेराकोटा, लाल जो मिट्टी होती है उससे। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? किला, नालियां और, देख लेते हैं ऑप्शन, नालियां और कुएं, जलाशय, शिखर के साथ मंदिर। तो इसमें शिखर के साथ मंदिर नहीं मिले, मंदिरों के साक्षी नहीं मिले उधर। मूर्ति पूजन है लेकिन मंदिर नहीं। तो कुएं मिले हैं, जलाशय मिले हैं, किला मिला है, सब कुछ मिला, लेकिन शिखर के साथ मंदिर नहीं मिले। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो दायमाबाद, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु था। उत्तरी क्या था? अभी हम लोग मांडा जिला पढ़ के आए हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी के तट पर। और दायमाबाद ये दक्षिणी बिंदु है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दायमाबाद। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा, कौन सा रथ की प्रतिमा कहाँ से मिली है? दायमाबाद से रथ की प्रतिमा। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो लोथल गुजरात में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, मैंने क्या आपको अभी बताया था। सुरकोटला गुजरात में और धौलावीरा गुजरात में। बाकी तीनों ये गुजरात में है, तीनों ये गुजरात में है स्थल। और दायमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? ए कनिंगम। कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान ए कनिंगम थे, ठीक है। ए कनिंगम 1861 में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी, मतलब चीफ रह चुके थे। इन्हीं की मतलब देख रेख में बना था। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो एम एस वेट्स, एम एस वेट्स, ये हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित हैं।
कौन संबंधित है हड़प्पा सभ्यता अध्ययन से? MS वेट्स। आगे जो बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल मिला है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो अमरी सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थल जो अमरी है वो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। अमरी कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा जो स्थल अमरी सिंध पाकिस्तान में। सिंधी में, एक मिनट दोस्तों, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंधी मोहनजोदड़ो का मृत। अमरी कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस देश में ने भारत से मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा? तो पाकिस्तान ने लौटाने को कहा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन महान धान्यगार था। भवन महान धान्यगार था और महान स्नानागार भी बहुत बड़ा था। महान स्नानागार गड्ढे में था, स्विमिंग पूल बना के रहते थे तब के समय में, बताओ। ठीक है। और धान्यगार सबसे बड़ी क्या थी? भवन था, सबसे बड़ा भवन महान धान्यगार। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में कालीबंगा। यहीं से चावल के साक्ष्य मिले थे, चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा। कालीबंगा से किसके? जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुई। जुताई के कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा से मिले। ठीक है। काली होती है मिट्टी, ब्लैक सॉइल ऐसे मान लो, तो जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? मिट्टी के बर्तनों के लिए। कौन थी? कालीबंगा प्रसिद्ध थी मिट्टी के बर्तनों के लिए, याद रखिएगा। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटें का उपयोग किया जाता था? तो कालीबंगा। वैसे ज़्यादा जगह पकी हुई ईंटें, जैसे जो मोहनजोदड़ो हुआ और जो हड़प्पा हुआ, इनमें पकी हुई ईंटें मिली, लेकिन जो कालीबंगा था वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। ठीक है। कालीबंगा में जुताई के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से, मिट्टी की ईंटें हमें कालीबंगा से मिली। तो ये सब कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ऐसे हम रिवीजन करते हुए साथ में चलेंगे। तो कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो लोथल। ठीक है। डॉकयार्ड, एकमात्र डॉकयार्ड लोथल गुजरात। ठीक है। लोथल गुजरात, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड लोथल गुजरात। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो फैक्ट है, किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है? तो लोथल से ही पाया गया, ऐसा कह सकते हैं। तो बीच पे वो गए थे घूमने दोनों लोग, और बीच कहाँ था? डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में था, तो दोनों उधर ही निमट गए। ठीक है। प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला है, तो ओवन ने पता कैसे लगाया प्रेमी जोड़ा था? ये भी तो है यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या याद ही करना है, प्रेमी जोड़ों का कंकाल। बस इंटरेस्टिंग वे से याद करना है थोड़ा, तो याद करने में आसानी होती है। मैं आपको इसलिए कहानी बनाकर सुना रहा। तो प्रेमी जोड़ा घूमने गया था बीच पर। ठीक है। बीच मतलब किनारा, किनारा मतलब डॉकयार्ड। डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में था, और लोथल में वो मिले। प्रेमी जोड़ा कंकाल मिला कहाँ मिला? लोथल में मिला। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार का संबंध था? अब समुद्री व्यापार होगा इससे पाएगी, तो डायरेक्ट जमीन पे तो घुस नहीं जाएगी। पानी कहाँ? बीच कहाँ था? बीच था लोथल पे, तो सिप भी तो इधर ही आएगी पास में, तो लोथल में। तो मेसोपोटामिया का सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है किससे? लोथल से माना जाता है। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? तो साबरमती। साबरमती के सहायक नदी के किनारे लोथल, भोगवा। वैसे इस नदी लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है, जो कि साबरमती की एक सहायक नदी है। साबरमती की एक सहायक नदी है भोगवा, उसके किनारे लोथल बसा हुआ। घुमा कर पूछती है सस्ती सवाल, बच्चे कितना घूमेंगे। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? तो चनहूदड़ो। बिना दुर्ग वाला, क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्योंकि एसएससी घुमाती है। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु स्थल चनहूदड़ो। चनहूदड़ो। ठीक है। बिना दुर्ग वाला चनहूदड़ो। बिना दुर्ग वाला चनहूदड़ो। इसकी ट्रिक भी नहीं बन पा रही है, चलो ऐसे याद कर लो। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए। धौलावीरा किसके लिए? जल संरक्षण के लिए धौलावीरा था प्रसिद्ध। ठीक। धौलावीरा जल संरक्षण के लिए।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर है? तो धौलावीरा किसकी? लूनी नदी के तट पर है। धौलावीरा गुजरात में है और लूनी नदी के तट पर है। वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा स्थल कह सकते हैं धौलावीरा को, ठीक है, जो कि गुजरात में लूनी नदी के तट पर स्थित है धौलावीरा और जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में? तो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में है, तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो धौलावीरा गुजरात। अभी स्टेडियम बना भी है, नरेंद्र मोदी नाम से बना था स्टेडियम सबसे बड़ा, तो वो गुजरात में बना था। तो ऐसे ही है। कौन सा हड़प्पा स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो धौलावीरा गुजरात। किसके लिए प्रसिद्ध था? जल संरक्षण के लिए। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ। ठीक। सुरकोटदा का पुरातात्विक किसान, तो सुरकोटदा अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सुरकोटदा, लोथल और धौलावीरा ये सब गुजरात में है। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? हाँ, तो हम देख रहे थे किस पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिले। तो इसका ट्रिक क्या है? बुर्ज होम। होम क्या है? बुर्ज मतलब दबा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं, दबा हुआ होम है। तो दबा हुआ होम कहाँ? गड्ढों के आवास कहाँ से मिलेंगे? बुर्ज होम में। होम कैसा है? दबा हुआ। गड्ढों के आवास बुर्ज होम, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस स्थान पर पुरातात्विदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष बरामद किए? तो वही बुर्ज होम है, ठीक है। 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगा जमीन के नीचे रह रहे थे, ऐसा मान लो, दब गए बेचारे। तो जमीन के नीचे के आवास बुर्ज होम, 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगा बुर्ज होम। शतुघई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस देश में है? शतुघई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस देश में है? शतुघई अफगानिस्तान में। देखो, अफगानिस्तान का हाल पता है। घई से गई, कौन गई? प्रेसिडेंट भाग गई, प्राइम मिनिस्टर भाग गई, सब भाग गए तालिबान की वजह से। तो गई से गई, शतुघई अफगानिस्तान गई, ठीक। ऐसे ट्रिक बना के जल्दी याद होता है, क्योंकि नाम थोड़े इसके ऑकवर्ड हैं, ठीक है। तो शतुघई गई अफगानिस्तान, ठीक है। कहाँ? सिंधु घाटी किस देश में है? तो अफगानिस्तान। शतुघई गई। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फारसी से, ठीक है। इंडिया की उत्पत्ति किससे हुई है? फारसी से। किससे हुई है? फारसी से। इसे तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, इंडिया की उत्पत्ति फारसी से हुई है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? सनौली उत्तर प्रदेश में। सनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सनौली याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सनौली। 58 हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस देख चुके हैं दोस्तों। ये आखिरी होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक। सनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैं रिवीजन कराता चलूँगा आपको दोस्तों। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा था, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा स्थल था। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको जो बताया था पीछे कि गुजरात में सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था, वो नहीं था। राखीगढ़ी सबसे बड़ा था और गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं। स्थल के हिसाब से गुजरात आगे था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास वैदिक काल के हिसाब से देखते हैं। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। इसका आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे लड़ाई में, ठीक है, इसलिए सब सफल हुए। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में थी। सप्त सिंधु क्षेत्र में मतलब सिंधु के आसपास जो इलाका था उसमें आर्य जनजाति की सबसे प्रारंभिक बस्तियों कहाँ पर थी? तो सप्त सिंधु क्षेत्र। भारत में वैदिक सभ्यता ब्लैंक्स नदी किनारे फल फूली? तो सरस्वती नदी की। भारत में वैदिक सभ्यता, ध्यान देखना, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो सरस्वती। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का है तो वो किसके किनारे फली फूली? सिंधु नदी के किनारे। नाम ही सिंधु नदी के हिसाब से पड़ रहा है ना, तो यह ध्यान। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली, याद रख। अगला जो फैक्ट आता है वो देखते हैं। तो वैदिक युग में एक चरण, वैदिक युग के एक चरण में, तो ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं, उत्तर वैदिक काल दूसरा था, है ना। तो टाइम पीरियड वैसे आपको मैं बता देता हूँ, 1000 से 600 BC तक था, ठीक है, ये था। तो वैदिक युग में
एक मिनट, हाँ, वैदिक युग में एक चरण में राजा की गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। देखो, गोपति वैदिक युग के एक चरण में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो पुरुषनी था, पुरुषनी, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, पुरुषनी, पुरुष, पुरुषणी ऐसे लिखा जाता है, पुरुषनी। ठीक। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जैसे नॉर्मली किताबों में पुराना नाम दे के दिया जाता है, तो ऋग्वैदिक नाम दिया है तो उसका पुरुषनी। रिपीटेड कितना है? 2 बार। देखो दोस्त, रिपीटेड 2 बार। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम पुरुषनी। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा, पंपा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक जो कि पंपा नदी, तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या था? पंपा था, याद रखना। पंपा, पंपस्पा नहीं कहते ना, पंपा कहना, ठीक है। तुंगभद्रा, पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता? तो गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना जाता था, ठीक है। गंधर्व विवाह, विवाह भी 8 प्रकार के होते थे, वो सब डीप में है, आपको डायरेक्ट पढ़ना है तो डायरेक्ट पढ़ो और सिलेक्शन ले जाओ सीधे सीधे, क्या डीप में इतना पढ़ना। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना जाता था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। देखो, वैदिक भारत आर्य सीधे सीधे ऐसा मान लो मेन हिंदुत्व वाले जो लोग थे वो ही थे, क्योंकि उसमें मीट मांस कुछ नहीं था। गाय चराना, खेती बाती करना और खाना, ठीक है। मतलब प्योर वेजिटेरियन कह सकते हो आप उन्हें, ना मांसाहार का सेवन करना ना कुछ, वही सादा जीवन, अपने उच्च विचार, और उच्च विचार रखते भी थे वो। उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा सही विचार आ रहे थे, तो ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा अच्छे विचार थे, बल्कि उत्तर वैदिक काल में सीधे जात पात पर ज़्यादा बढ़ने लगा था, ठीक है। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन में कौन सा चरण है? तो पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 चरण है, ठीक है। पहला ब्रह्मचर्य जोड़ा जाता है, ब्रह्मचर्य छोटे हो तब, फिर गृहस्थ में जाओ, फिर वानप्रस्थ में जाओ और फिर संन्यास ग्रहण करो, ठीक है। तो 4 चरण है। 4 चरण कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या क्या हैं? तो पहले 4 चरण देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो 4 उद्देश्य क्या क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जीवन के उद्देश्य हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को का सही समूह कौन सा है? तो अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम भी वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह, ठीक है। सही समूह क्या? 4 ऑप्शन होंगे जिसमें एक आध उलट पुलट के दिया हुआ होगा। तो वैदिक काल के आप याद रखें महत्वपूर्ण देवताओं का सही, ये क्या है? ये सब महत्वपूर्ण थे। इंद्र तो थे, अग्नि थी और सोम था। इंद्र, अग्नि, सोम सभी थे, ठीक है। आगे जो आता है वेदांग नहीं है, तो पूर्व मीमांसा नहीं है, ये वेदांग नहीं है, पूर्व मीमांसा, ठीक। पूर्व मीमांसा क्या है? पूर्व मीमांसा वेदांग नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत में लिखे गए। जितने भी अपने जो प्राचीन ग्रंथ हैं सारे संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है। सारे संस्कृत में, वेद, उपनिषद, पुराण, संस्कृत सब किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत में। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ब्रज का। सूरदास जो कि अंधे थे, ठीक है, उन्होंने अपनी लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रज का। किसका प्रयोग किया? ब्रज भाषा का। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो लोहार का। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो लोहार का। बाकी सब बन गए थे, वो लोहार नहीं बनी। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, ये ध्यान रखना। तो आर्यों ने कौन सा चीज़ नहीं सीखी? तो लोहार बनना नहीं सीखा, ठीक है। सूरदास ने ब्रज में अपनी लेखन किया। वेद, पुराण, धर्मसूत्र सभी भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं। और किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? तो वो ऋषि अगस्त्य थे। आगे बढ़ते हैं। जो आगे है, जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती हैं? तो समिति। जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती हैं? तो समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है संहिता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई? श्रम का व्यावसायिक विभाजन। भारतीय जो जाति व्यवस्था है वो श्रम का व्यावसायिक विभाजन इसके लिए बनाई गई थी। मतलब जो जिस काम करे उसको उससे जाना जाए। जैसे लोहा का काम करे तो लोहार, ठीक है, सुनार का काम करे तो सुनार,
सोने का काम करे, तो ऐसे बनाई गई थी। लेकिन फिर उसे परमानेंट बाद में उत्तर वैदिक काल में उसे परमानेंट बना दिया गया, फिर उसको फिर बाद में हीन भावना से देखा जाने लगा। ठीक है, तो ये गलत था। ऋग वैदिक काल में जहाँ तक भी काम के हिसाब से व्यवसायिक बटा था उसके हिसाब से देखा जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें ज़्यादा। प्राचीन भारत के में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्ण। ठीक है, वही शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये थे 4 वर्ण। ठीक, 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण प्रथम स्थान पर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो तांबा। वैदिक लोगों का भी सबसे पहले तांबा, और उन लोगों मनुष्य द्वारा भी तांबा। बाद में उत्तर वैदिक काल में जाके वो आया लोह। ब्लैक्स के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता ही नहीं था। जौ और तंबाकू। जौ और तंबाकू बारे में, तंबाकू तो पुर्तगाली लाए थे भारत में, जौ का अभी मुझे भी नहीं पता। तो पुर्तगाली लोग तंबाकू लाए थे। जब पुर्तगाल भारत में आया, वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही था, तो वो जब आया तो उनने फिर चालू करवाई थी खेती तंबाकू की। वो नशेड़ी थे कहीं के, सबके सब हम को भी बना गए। अब तो जुआ केसरी जगी गली गली, अब तो गली गली जुआ केसरी होता है, उन्हीं की वजह से होता है ये सब कुछ, समझ रहे हो दोस्तों। तो तंबाकू भारत की देन नहीं है, तंबाकू उधर से आई थी, पुर्तगाल से। पुर्तगाल वालों ने खेती करी, उधर आए, ज़मीन हम लोगों की कब्जाई, खेती करवाई, और फिर हमें भी बनाए नशेड़ी, खुद तो थे ही। चलो, अब घर घर जुआ केसरी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। ऐसे बलि, अब दूसरी बलि होती है, तो यहाँ जो सेंस है, जब राजा जो टैक्स लेता था उसे बलि कहते थे। वैदिक काल में राजा जो टैक्स लेता था, वैदिक काल की बात हो रही है, तो उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि। क्या कहते थे? बलि। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान होता है वेद शब्द का अर्थ। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। ये आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना शादी विवाह सब कुछ अथर्ववेद में। यजुर्वेद में यज्ञ के जो सूत्र हैं, मंत्र हैं, उनका उल्लेख है। सामवेद में गाना बजाना है, और ऋग्वेद में भगवान की पूजा कैसे करते हैं, मतलब उसके लिए ज़्यादा की गई, किस भगवान की कैसे क्या पूजा, मतलब उसका बारे में। यज्ञ के सूत्र किस में? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति के बाद सामवेद, अभी मैंने आपको बताया 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन है ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन। रिपीटेड 3 बार, रिपीटेड 3 बार, ये भी देखते चलिए। चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद एज अ मोस्ट पिछला भी है, सबसे पुराना भी है, सबसे इम्पोर्टेंट भी एक प्रकार से ऋग्वेद ही है। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद का। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत ऋग्वेद को कहा जाता है। किसे? ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन कौन से 3 देवता वैदिक काल में सबसे सही थे, इंपॉर्टेंट थे? अभी हम लोगों ने युग में देखा था, आप बताइए। देखो, पहला था इंद्र, दूसरे थे अग्नि, तीसरे सोम। ठीक है, अभी ऋग्वेद में भी सबसे ज़्यादा जो मंत्र ऋचाएँ हैं वो उसमें इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा, फिर ज़्यादा में अग्नि के लिए, तो ऐसा कुछ उसमें भी क्राइटेरिया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो देव हो जाते हैं उसमें इंद्र हो जाते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल, 9 वाला, ठीक है, किसको समर्पित है? सोम को, पूरा पूरा सोम को, देवता सोम को समर्पित है। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किस संबंधित है? कानून। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किसे? के कानून। आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतिलिपि जलाई भी थी। ठीक है, कानून, क्योंकि वो भी कानून के ही गया था एक प्रकार में, क्योंकि बाद में उसमें उसे उस पर नहीं जाते, चलो छोड़ो। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल, ये ध्यान रखिए। ठीक है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून पर, कानून पर। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? उपनिषद हैं, उपनिषद हैं हिंदू दर्शन के स्रोत। ठीक है, हिंदू दर्शन के स्रोत है उपनिषद। मतलब ये उपनिषद क्यों बनाए थे? जिनको वेद और पढ़ने की, वेदांग और वेदांग पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी उपनिषद को बैठ के सुन सकते थे कथा के अनुसार। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धापूर्वक पास बैठकर सुनना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन तो आपको रटा होना चाहिए अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी करी है तो। ठीक है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शुल्ब सूत्र। देखो, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ शुल्ब सूत्र। ठीक है, गणित का जो सूत्र पाठ है वो शुल्ब सूत्र ऐसे कहा जाता है, शुल्ब सूत्र से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण पाठ, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शुल्ब सूत्र। ठीक है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? शुल्ब सूत्र। ब्लैंक्स को वेदांत भी कहा जाता है, तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। ठीक है, थोड़ा देखो, वेदांग है और वेदांत है।
वेद वेदांग वेदांत, ठीक है। वेदांत कैसे कहा जाता है? उपनिषदों को पास बैठकर सुनना, इसका अर्थ होता है, उसे ही वेदांत भी कहा जाता है। अब देखो वेदांत मैंने कहा था वेदांग अलग है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, वेदांगों की कुल संख्या 6 है, ठीक है। इसमें पूरा नहीं बता सकता मैं, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था जो थ्योरी वाली पढ़ाई गई थी। वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। उसमें कुछ ऐसी थे, चलो छोड़। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों के संदर्भ में ब्लैंक्स अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प, कल्प किसी तरह अनुष्ठान, कैसे क्या चीज़ें कर दी जाए, तो वो कल्प में आता है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, सूत्र, ये सब 6 वेदांगों की में आता है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का शतपथ ब्राह्मण में। कल्प में क्या मिलता है? अनुष्ठान के बारे में कल्प में बताया गया। 6 वेदांग हैं। कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। तीसरा यजुर्वेद, 3 वेद आते हैं वेद त्रयी में। अथर्ववेद जो कि बाद में सबसे बना था वो नहीं आता है। किसमें? वेद त्रयी में, याद रखिएगा। आगे जाता है किस वेद में जादू माया, अभी मैं बताया शादी भी इसी में है, अथर्ववेद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद, कठोपनिषद में मिलता है। देखो एक इनके बीच संवाद हुआ था नचिकेता और यम के बीच, मतलब बातचीत, क्योंकि ज्ञानी वाली बातचीत थी, बढ़िया बातचीत थी। उसे किस में उल्लेख मिलता है? उसका किस में? कठोपनिषद है। उपनिषद अपने थे ना, उसमें से ही उसमें से कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता और यम का क्या? प्रसिद्ध संवाद, ठीक है। इसे संस्कृत में भी एक चैप्टर नाम से नचिकेता, ठीक है। तो कठोपनिषद, ठीक। किसमें? नचिकेता और यम के प्रसिद्ध संवाद किसमें? कठोपनिषद। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो गरुड़ नहीं है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में होंगे वो होंगे, ठीक है। 10 अवतार कौन सा नहीं है? गरुड़ नहीं है, या फिर याद रखिए गरुड़ अलग देवता थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक होते कणाद थे। कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। एटम थ्योरी कहते हैं, कनाड नहीं दी थी, है ना, फर्स्ट एटम थ्योरी। इस वैशेषिक दर्शन में कनाड नहीं दी थी, ऐसा कहा जाता है। तोलकापियर ब्लैंक्स भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद थे। तो तमिल के थे, तमिल तोलकापियर। तोलकापियर तमिल के बहुत तमिल भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणविद थे। कौन? तोलकापियर। इनकी रचना है तोलकापियम, शायद ऐसी कुछ रचना है। तोलकापियर की तमिल में रचना है, व्याकरणविद थे बहुत पुराने। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सबको पता है सांख्य दर्शन कपिल मुनि। सांख्य दर्शन स्कूल की स्थापना तो कपिल मुनि, सीधे सीधे याद रखिए, सांख्य दर्शन कुछ आए तो कपिल मुनि, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र मूल रूप से 3वीं शताब्दी में भारतीय ऋषि वात्स्यायन द्वारा संकलित किया गया था, जो उत्तरी भारत में रहते थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र मूल रूप की जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। किसने? वात्स्यायन। ये याद रखिए, कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, और हम लोग अभी क्या पढ़ के आए थे? तोलकापियम, तोलकापियर, ऐसे याद रखिए। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारतों के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो बोरोबुदर। इंडोनेशिया में जो बोरोबुदर मंदिर है उसमें रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है चित्र पेंटिंग के माध्यम से, ठीक है। आप देख सकते हैं नेट पर सर्च करके, ठीक है। रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया बोरोबुदर इंडोनेशिया में जो मंदिर है। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान किस जानवर का संबंध था? घोड़ा का था, ठीक है। अश्वमेध को घोड़ा डील दिया जाता, उसमें ऐसा यज्ञ था, एक यज्ञ था अश्वमेध जो करता था, बहुत महान राजा कहलाता था, ऐसा टाइप में। तो अश्वमेध अनुष्ठान किस जानवर का संबंध था? घोड़ा से। याद है कि अश्व इसमें भी आ रहा है तो अश्व से घोड़ा हो जाएगा। तो देखो ये हमने दो वैदिक काल और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमने इस वीडियो में वैदिक काल, वैदिक एज और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए, रिपीटेड भी हुए हैं, वो आपने देखोगे कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज ही मैं वीडियो तेजी समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर लगातार अच्छी वीडियोस पढ़ाई के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में आ रही हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए और पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको।